जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपको जो गणित के लास्ट वीडियो में बताया भी था 50 नंबर वीडियो में कि अब हम आपके लिए कुछ अलग लेकर आएंगे, और अलग क्या लेकर आए हैं वो आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत भी करने जा रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि आपके लिए अब रोजाना आपकी मिशन अग्निवीर के तहत आपके टॉपिक वाइज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें आपकी सुबह 9 बजे आपको गणित या रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे और शाम को 9 बजे आपको साइंस और जीके के टॉपिक मिलेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं गणित के शुरुआती टॉपिक संख्या पद्धति से। तो शुरू करते हैं, उनमें जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के बाद में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो नोट करने हैं और याद रखने हैं वो भी आपको लिखवाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इसकी शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो संख्याओं से संबंधित हम चर्चा करते हैं। तो संख्याओं से संबंधित पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि वैसे हम सामान्य तौर पर देखें तो संख्याएं कितनी होती है। संख्याएं दो ही प्रकार की होती है, एक तो वास्तविक होती है और एक अवास्तविक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या जो रियल लाइफ में होती है और काल्पनिक जो होती नहीं है, केवल कल्पना की जाती है। तो यहाँ पे सभी संख्याएं जो आपकी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये संख्याएं किसका पार्ट है? ये सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याओं का भाग हैं। तो उनमें हम देखते हैं, बात करते हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपकी प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम सामान्य गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये संख्याएं एक से प्रारंभ होती है, जीरो से नहीं होती है। ठीक है, एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। तो एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं वो प्राकृत संख्याएं होती है, और सभी प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे छोटी की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? एक आ जाएगी, जीरो नहीं होगी। जीरो कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है? एक होती है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। इसके अलावा प्राकृत संख्याओं से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो इसके अलावा प्राकृत संख्याओं से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे आपके प्रश्न हो जाएगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो उसका सूत्र होता है सीधा सीधा n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब 10 तक का पूछे तो क्या करना? 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11/2। 2 से 10 5 बार और 11 पंजे 55 आ जाएगा। ठीक है, सीधा आ जाएगा, आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पर पूछा जाए कि प्रथम समप्राकृत संख्याओं का योग। अब देखिए, समप्राकृत संख्याएं और विषम प्राकृत संख्याएं, मान लो 1 से 10 तक की आपके पास संख्याएं हैं, तो इसमें से सम की बात करें तो 5 सम है और 5 विषम है। अब केवल सम का योग पूछा जाए तो क्या करना? n इंटू एन प्लस 1, जहाँ पर n क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 10 नहीं रहा है, 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 प्लस 1। और विषम प्राकृत संख्याओं का n इंटू एन, अर्थात हम क्या कह सकते हैं? n स्क्वायर b से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट दिया गया है कि प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का n इंटू एन, एन स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं। अन्य प्राकृत संख्याओं का योग, यह क्या होता है? अंतर, योग इंटू अंतर प्लस 1/2। यह किस प्रकार होगा? यह वैसे होगा जैसे आपके पास एक प्रश्न आएगा कि 5 से लेकर 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ प्रथम नहीं होगी, क्योंकि प्रथम तो 1 से प्रारंभ होगी। 5 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना? ऐसी स्थिति में वह सूत्र आपके काम नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका योग करना है, इंटू अंतर करना। योग कितना हो जाएगा? 5 और 25 30, इंटू अंतर करना, अंतर 5 में से 25 घटाएंगे 20 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 21/2। इस प्रकार इसे हल करना है। 2 से ये 15 बार कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 यहाँ नहीं है, बट्टे 2 है। ठीक है, 15 बार और 15 को 21 से गुणा करवा देना, इस प्रकार आएगा। फिर आगे क्या दिया गया? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब आपके पास पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? प्रश्न इस प्रकार का आएगा आपके, क्या आएगा प्रश्न में? देगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर, फिर आएगा डॉट 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 और आगे लिखा होगा प्लस 10 का स्क्वायर। इस प्रश्न को आपको हल करना होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास कौन सा सूत्र काम आएगा? n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टे 6। ये क्या होगा? n का मान 10 अंतिम संख्या, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 और 2n यानी 10 दूने 20 प्लस 1 21 बट्टे 6। अब काट के सरल हो जाएगा। 3 के पहाड़े से 7 बार, 3 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, 5 7 35 और 35 को 11 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, 11 3 33 और 5 38, 385 उत्तर आ जाएगा। फिर और क्या दिया गया है? और दिया गया वर्गों का योग हमने कर लिया। तो अब दिया गया है कि प्राकृत संख्या के घनों का योग। एक मिनट, घनों का योग दिया गया कि यदि हमारे पास प्रश्न ऐसा आ जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब आ गया, डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। ऐसी स्थिति में क्या करना? ऐसी स्थिति में आपको जो योग वाला सूत्र था ना n इंटू एन प्लस 1 बट्टे 2, उसका क्या कर देना? उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसके घनों का योग आ जाएगा। जैसे 10 तक का तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 बट्टे 2। अब इसका क्या कर देना? इसका कर देना हमें स्क्वायर। 2 से ये 5 बार, 11 पंजे 55 और 55 का जो स्क्वायर होगा वही इसका मान होगा। 5 के 25, 6 पंजे 30, 3025 होगा घनों का योग। और क्या दिया गया? प्रथम सम विषम प्राकृत संख्याओं का योग। यह देखिए आपको बताया था अलग अलग कि यदि आपके पास ऐसी स्थिति आ जाए कि सम का पूछा जाए, विषम का पूछा जाए, तो ऐसे करना n इंटू एन प्लस 1 और n इंटू एन। ऐसे भी हो सकता है, या फिर आपके सीधा सीधा आप निकालना चाहो तो सीधा भी निकाल सकते हो। जैसे प्रथम सम विषम प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे प्रथम 10 सम प्राकृत का योग, प्रथम 10 विषम प्राकृत का योग। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में n हो जाएगा, फिर n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 और यहाँ पे बट्टे 6 होगा। ठीक है, n प्लस 1 और n प्लस 2 बट्टे 6। जैसे 10 तक का पूछा जाएगा तो n का मान 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 11 और 10 प्लस 1 कितने 2 कितने हो जाएंगे? 12 बट्टे क्या करना होगा? बट्टे करना होगा 6। 6 से ये 2 बार कट जाएगा और उस प्रकार आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नों की। तो आगे आपका प्रश्न दिया गया दूसरा, क्या दिया गया है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा संख्या, यह आप अच्छी तरह से जानते हो। तो 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? योग का सूत्र हमने अभी अभी देखा कि n इंटू एन प्लस 1 बट्टे 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग यही होता है। तो n का मान कितना? 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 101 बट्टे 2। 2 से ये कितनी बार कटेगा? 50 बार, और 50 को 101 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5050 आ जाएगा। अब औसत ज्ञात करना, तो इसमें 100 का भाग देना, क्योंकि संख्या 100 है तो 2 जीरो है तो 2 छोड़कर पॉइंट लगा दो। 50.50 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको क्या बताया गया? आपको ये बताया गया है कि आपके 100 और 10 का बार बार पूछा जाता है आपकी सेना भर्ती परीक्षा में। 100 और 10 का बार बार पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको बताया था कि 100 कितने होते हैं? 50 और 50 100 होता। तो ये एक ट्रिक समझ लेना कि जब भी 100 का योग पूछा जाए तो 50 50 5050 लिख देना, और इसका औसत पूछा जाए तो बीच में पॉइंट लगा देना। ठीक है, वैसे ही 10 का आपको क्या करना? 50 और 50 तो 100 होते हैं, परंतु 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 10 तक का पूछा जाए तो 55 होगा, औसत पूछा जाए तो बीच में पॉइंट लगा देना। ठीक है, ये दोनों ट्रिक ध्यान में रखना, क्योंकि 100 और 10 का बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 से 50 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 50 विषम प्राकृत का पूछता तो वो लास्ट वाला सूत्र हमारे काम आता, परंतु 1 से 50 तक है तो 50 तक कितनी हो जाएगी? 25 ही विषम हो जाएगी और 25 ही सम हो जाएगी। अब सम का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1। विषम का योग क्या होगा? n स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, और यदि सम का पूछता तो 25 इंटू 25 प्लस 1 26, 25 इंटू 26 कितने हो जाते? 25 इंटू 26 हो जाते 650। तो 625 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 से 60 तक समप्राकृत संख्याओं का योग। अब 60 तक है तो 30 ही सम है और 30 ही विषम है। 30 सम 30 विषम। विषम का योग n स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता, 900 होता। सम का योग 30 × 30 + 1 कितने हो जाएंगे, 31। तो 0 उतार देंगे, सॉरी 31। 3 एकम 3, 3 3 9, 930 हो जाएगा। ऑप्शन बी में 930 है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो आ गया वर्गों वाला। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग या 1 से 7 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, जो भी आपके प्रश्न पूछा जाए आपको हल करना है। सूत्र आपको बताया था, क्या बताया था, सूत्र आपको यह बताया था कि n × n + 1 और क्या लिखा था, और हमने लिखा था 2n + 1/6, यही लिखा था। तो 7 × 7 + 1 कितने हो जाएंगे, 8 × 2n, 7 दूने 14 + 1 कितने हो जाते, 15/6। 3 के पहाड़े से ये 5 बार, ये 2 बार, 2 के पहाड़े से ये 4 बार, 5 चौके 20 और 20 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूने 14, 140 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप एक एक का वर्ग निकाल कर भी देख सकते हो, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का कितना हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा और 7 का 49 हो जाएगा। अब आप इन्हें जोड़ सकते हो, 4 और 1 5 और 9 14 और 16 30 और 25 55, 55 और 36 कितने हो जाएंगे, 55 और 36 हो जाएंगे आपके 91, 91 और 49 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट 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 20 का क्यूब, यह आ गया घनों का योग। तो घनों के योग के लिए आपको क्या करना है, वही सूत्र लगाना जो योग वाला और उसका स्क्वायर कर देना। n × n + 1/2, तो n 20 × 20 + 1 21/2, 2 से ही है 10 बार और 21 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 210। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना, 210 का स्क्वायर, 2 0 उतार देंगे, 21 का स्क्वायर 441। किस ऑप्शन में दिया गया, 44,100, ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 8 + 27 + 64 + 125 + डॉट 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 + 33 75। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, अलग टाइप का नहीं है, इसी प्रकार घनों का योग का है। कैसे देखोगे आप, 1 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है। यदि यहाँ पे ऐसा था 1 4 9 16, तो हम क्या करते, वर्गों का योग। परंतु यहाँ पे घन दिया गया है तो घनों का करेंगे। तो हम क्या पता करेंगे कि n कौन सा है, तो n इसका घनमूल होगा, n इसका घनमूल कितना होगा, लास्ट वाला 33 75 है। तो आपको बताया था कि 5 किसके इकाई का अंक होता है, 5 का ही होता है, 2 अंक छोड़ दो। और 3 किसके नज़दीक है, 3 आपके नज़दीक है, 1 का 1 होता है, 2 का 8 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 का ही होगा, तो ये 15 का क्यूब है। ठीक है, तो 1 से 15 तक का पूछा है। अब हमारे पास वही सूत्र, 15 × 15 + 1/2 और उसका क्या करना, स्क्वायर करना। ठीक है, तो 15 × 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16/2, 2 से 16 8 बार, 15 8 120 और 120 का क्या कर देना हमें, स्क्वायर। तो 2 0 और 12 के स्क्वायर 144, तो 14,400 ऑप्शन ए में दिए गए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। यह आपके पास एक सूत्र लिखाया था मैंने, कौन सा सूत्र लिखाया था, देखिए ये वाला, अन्य प्राकृत संख्याओं का योग, योग इंटू अंतर प्लस 1/2। ठीक है, यह हम कर चुके हैं समप्राकृत प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग औसत वाले क्वेश्चन से, यह भी कर चुके हैं समप्राकृत का, विषम प्राकृत का। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग भी कर चुके हैं। ठीक है, घनों का योग भी कर चुके हैं, और क्या शेष रहा, और यह आपको बताया था कि ये अन्य स्थिति में, जैसे हमारे पास 1 से 50 तक की विषम प्राकृत आएगी ना, तो हम इसका 25-25 करेंगे, परंतु प्रथम 50 विषम प्राकृत पूछेगा ना, तो हम ये करेंगे। ठीक है, प्रथम 50 विषम का मतलब 1 से 100 तक की विषम। ठीक है, 100 में ही आएंगी 50 विषम और 50 सम, तो ऐसी स्थिति में हम ये सूत्र लगाएंगे। तो अब क्या पूछा है, 12 से 35 तक, तो क्या करेंगे, योग इंटू अंतर प्लस 1/2,
कौन सा क्वेश्चन था? 8 नंबर क्वेश्चन था, 12 से 35 तक। तो योग कितना आ जाएगा इनका? 12 और 35 47 इंटू अंतर कितना आ जाएगा? 12 में से 35 घटाएंगे 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 24/2। कितनी बार कटेगा? 12 बार। 12 को 47 से गुणा करेंगे, 12 7 84 के 4, 12 चौके 48 और 8 हासिल के कितने हो जाएंगे? 56। तो 564 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको बताया था प्राकृत संख्याओं के बारे में, ठीक है, कि n इंटू n प्लस 1/2 क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का योग होता है। परंतु यदि यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए पूर्ण संख्याओं का योग, तो आपको क्या करना? क्योंकि आपको पता है प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, और पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल होता है? 0 शामिल होता है, 0 से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे सूत्र बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? n इंटू n माइनस 1/2, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और कुछ भी फेरबदल नहीं होगा, और पूर्ण संख्याओं से केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 10 इंटू 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9/2। 2 से 10 कटेगा 5 बार, और 5 में 45, ठीक है। 45 ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी आपकी पूर्ण संख्याओं से संबंधित तथ्य। क्या दिया गया है कि प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण 0 से होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 0 हो गई, ठीक है। प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू n माइनस 1/2। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूर्ण संख्याओं से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे ये प्रश्न आ गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी, प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, और अभाज्य संख्या 2 होगी, ठीक है। क्योंकि एक न तो भाज्य होती है और एक न अभाज्य होती है, यह हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यह एकमात्र सम अभाज्य भी होगी। तो आज की वीडियो में हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से संबंधित हमने जानकारी ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम अन्य संख्याएं, जैसे आपकी पूर्णांक संख्या है, इसके अलावा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में हम एक पार्ट में जितने अन्य आपके इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनकी भी चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार हम एक एक करके सभी टॉपिक क्लियर कर लेंगे, और बीच बीच में हम क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे। और जो आपके राम सिंह यादव की पुस्तक के जो आपके जीके और साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन शेष रहे थे, वो भी हम कभी संडे को या ऐसी स्थिति में हम कभी कभार कर लेंगे। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? और शाम को आपकी जीके और साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसमें हम जीके के टॉपिक लेके करेंगे, और उसके बाद में साइंस के भी एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।